Today we will learn demonstration of intravenous drip setting and different kinds of IV fluids. First of all of you know about the intravenous and intramuscular and subcutaneous route of drug administration. What is intravenous? Directly infusion of the fluid into the venous circulation. And what is the intramuscular? If we are injecting the injections in the muscles, that is intramuscular. That occurs beneath the skin, that is in between the dermis. Intravenous therapy is the infusion of fluid directly into the venous circulation. What are the indications for the intravenous fluid therapy? Replacement of electrolytes, restoration of blood volume, maintenance in the surgical staved patients. Replacement of electrolyte in case of dehydration, vomiting, and others. Restoration of blood is needed in case of accidents, trauma, where the hemorrhages occur. जहाँ पे ब्लड का लॉस होता है, जहाँ पे ब्लड लॉस होता है तो वहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाता है. वॉल्यूम कम होने की वजह से वॉल्यूम को रीस्टोर करना पड़ता है. ब्लड के वॉल्यूम को रीस्टोर करने के लिए इंट्रावेनस ब्लड या इंट्रावेनस फ्लूइड्स को हम इंजेक्ट करते हैं. और साथ में साथ कुछ दवाइयां भी इंजेक्ट करने के लिए इन्फ्यूजन्स देते हैं. ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स को भी इन्फ्यूजन किया जाता है. डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लीमेंट्स इज आल्सो गिवन बाय इंट्रावेनस रूट. जैसे टीपीएन होता है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, इन केस ऑफ मालनरिश्ड या सेवरली स्टार्व्ड पेशेंट्स. तो आईवी फ्लूइड स्टार्ट करने से पहले फ्लूइड बैग इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है कि आपने कौन सा फ्लूइड लिया है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और पोर्ट फॉर द इंजेक्शन, कहाँ पे इंजेक्शन हम अंदर इंजेक्ट करेंगे और कहाँ पर स्पाइक को लगाएंगे. जैसे ये बैग है, इस बैग में देखिए एक ये जो है पोर्ट फॉर इंजेक्शन है एंड ये क्या है, पोर्ट फॉर स्पाइक है. ठीक है, ये ले लीजिए आप. देखिए इस बैग में स्पाइक के लिए जो पोर्ट है वहां पे स्पाइक को इंसर्ट कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट पोर्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो इंजेक्शन के लिए है. जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्शन से ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन हम उसमें लगा सकते हैं, डाल सकते हैं. हाउ टू एडमिनिस्टर द आईवी फ्लूइड. सबसे पहले आपको जितनी भी सप्लाईज होती हैं उनको इकट्ठा करना होगा. फिर प्रिपेयरिंग द आईवी सेट एंड गिविंग द आईवी इन्फ्यूजन. गैदरिंग योर सप्लाईज. ये आईवी स्टैंड है, सब लोगों को पता है. आईवी स्टैंड किस लिए होता है, आईवी बैग को टांगने के लिए. पेशेंट के हेड से ऊपर होना चाहिए ताकि अंडर ग्रेविटी फ्लूइड फॉल हो सके. आईवी बैग को बहुत जरूरी होता है चेक करना, क्योंकि अगर गलत बैग आपने यूज कर दिया, आईवी फ्लूइड गलत यूज कर दिया तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है. जैसे चेक करने के लिए क्या क्या होता है, राइट पेशेंट होना चाहिए, किस पेशेंट को कौन सा बैग लगाना है. राइट टाइम होना चाहिए, कितने टाइम पे कौन सा आईवी फ्लूइड चलेगा. करेक्ट मेडिकेशन, उसके अंदर कौन सी मेडिकेशन इंजेक्शन देनी है और कितना वॉल्यूम देना है. ये देखो जैसे यहाँ पे दो बैग एक ऑलमोस्ट सिमिलर बैग दिख रहे हैं. एक सोडियम क्लोराइड है, NS है 0.9%, दूसरा है हेपेरिन सोडियम. दोनों बहुत ही डिफरेंट है. अगर राइट पेशेंट को राइट बैग लगा तब तो ठीक है, अगर राइट बैग नहीं लगा, दूसरा बैग लग गया तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकती हैं. ड्रिप सेट है, ड्रिप सेट में ये स्पाइक है जिसको हम इंसर्ट करते हैं पोर्ट में, और स्पाइक कैप है. ये ड्रिप चेम्बर होता है, वेंट होता है. वेंट किस लिए होता है, एयर प्रेशर की वजह से इजिली फ्लूइड मूव करेगा. ड्रिप चेम्बर में हमें पता भी चलता है कि ड्रिप चल रहा है या बंद है. ड्रिप सेट दो तरीके के होते हैं, माइक्रोसेट एंड माइक्रोसेट. जनरली माइक्रोसेट एडल्ट पेशेंट में यूज करते हैं, जिसमें 1 ml 20 ड्रॉप्स के बराबर होता है. यानी 1 ml पर मिनट अगर हम इन्फ्यूज कर रहे हैं तो 20
ड्रॉप्स 1 ml के बराबर होगा। ड्रिप सेट जनरली माइक्रो सेट यूज फॉर इन्फेंट्स, यंगर चिल्ड्रेन, इन्फ्यूजिंग स्मॉल और वेरी प्रिसाइज अमाउंट ऑफ द फ्लूइड्स, जहां पे बहुत ही प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब है एग्जैक्ट अमाउंट अगर इन्फ्यूज करना होता है तो माइक्रो सेट का यूज करते हैं। माइक्रो सेट में 60 ड्रॉप्स मेकिंग 1 ml and that is infused for 1 minute. That is 1 ml equal to the 60 drops in case of microset. Whereas in microset, 1 ml equals to 20 drops. In emergency situation, choose a larger needle and tube. In a less urgent situation, choose a smaller needle and tubing. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनुला है और उनके डिफरेंट टाइप गॉजेज हैं। जितने गॉज कम होगा उतना ही मोटा कैनुला होगा, जितना गॉज अधिक होगा उतना उसका डायमीटर कम होगा, यानी पतली नीडल होगी। ये कैनुला के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये कैथेटर है, ये जो कैथेटर होता है वो प्लास्टिक का होता है, उसके अंदर नीडल होती है। तो जैसे हम वेन के अंदर इंजर्ट करते हैं तो पहले नीडल इंसर्ट होती है। नीडल जैसे ही थोड़ी सी जाती है हम इसको स्टिलेट से बाहर खींच लेते हैं। बाहर खींचने के बाद जो कैथेटर होता है उसको पूरा नस के अंदर इंजर्ट करते हैं, उसके बाद कनेक्शन करते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल्स हैं। स्मॉलर द गॉज, लार्जर द डायमीटर। ये बात हमेशा याद रखो कि जो गेज है वो स्मॉलर है और उसका डायमीटर उतना ही मोटा होगा। यानी अगर मैक्सिमम गेज का है तो वो बहुत ही थिन नीडल होगी। जैसे ये एग्जांपल है 14 गेज में 240 ml पर मिनट का फ्लो रेट है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब किसी पेशेंट को हम लगाने चल रहे हैं आईवी सेटिंग, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए? सबसे पहले ग्लव्स होना चाहिए ताकि आप हाथ को सैनिटाइज करें। टार्निकेट, टार्निक, हाँ, कहाँ से जरा सा यहाँ पे ब्लैंक क्लिक करिए सर, यहाँ पे हाँ वो यहाँ पे ओके ग्लव्स यूज करना होता है, स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। टार्निकेट आपको लोकेट करने के लिए होता है। वेन जैसे ही आप टार्निकेट बांधते हैं तो वेन काफी प्रोमिनेंट हो जाती है और लोकेट होती है, तो ताकि इजिली आप एक्सेस कर सकें वेन को और उसमें कैनुला लगा सकें। टेप एंड एडहेसिव इज नीडेड फॉर फिक्सिंग द कैनुला and alcohol swab is needed to sterilize the surfaces like skin where you are going to insert the cannula. लेबलिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। बैग को लेबल करना होता है, उसमें कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं उसको लेबल करना होता है, किस पर्सन को दे रहे हैं उसको लेबल करना जरूरी होता है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इज इंपॉर्टेंट। पेशेंट के पास आप पहुंचे, पेशेंट को सबसे पहले आप अपने आपके बारे में बताइए कि मैं कौन हूं, मैं आपके पास क्यों आया हूं, क्या करने जा रहा हूं। टेल हिम अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड नीडल पंक्चर विल हर्ट। जैसे ही आप उसको नीडल पंक्चर करेंगे तो उसको पेन होगा, तो इसके बारे में जब आप बताएंगे तो आपसे वो पेशेंट इंटरेक्ट हो जाएगा और आराम से एक्सेस कर सकते हैं पेशेंट को। hand washing is important before all the procedure. There are 7 steps of hand washing. इसका एक निमोनिक बनाया हुआ हूं, सुमैन के, सुमैन एस फॉर सीधा, ऐसे सीधा हाथ धोना है। फिर यू फॉर उल्टा, उल्टा धोना है। मुट्ठी, ये मुट्ठी ऐसे से धोना है। अंगूठा, अंगूठे को धोना है। इंटरलॉकिंग द बेसेस, ये बेसेस है, ये ऐसे ऐसे साफ करना है। नाखून रगड़ना है, नेल्स को साफ करना है। और कलाई, लास्ट में कलाई। ये 7 स्टेप हैं, इसका निमोनिक है, आप याद कर सकते हैं सुमन के। पोजीशन ऑफ पेशेंट, आस्क द पेशेंट टू सिट डाउन और लाई पोजीशन।
पेशेंट सोया है या बैठने के लिए बोल सकते हैं या सोने के लिए बोल सकते हैं. वॉश योर हैंड्स, पुटिंग योर ग्लव्स ऑन योर हैंड एंड रीअश्योर द पेशेंट दैट यू केयर अबाउट हिज और हर हेल्थ. आप पेशेंट को एश्योर करिए कि हम आपको हार्म नहीं पहुंचाने जा रहे हैं, हम आपको आपके हेल्थ के लिए इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं और ये बहुत ही जरूरी है. तो इससे पेशेंट मोटिवेट हो जाता है. लुक फॉर द वेन टू इंसर्ट द कैनुला. आप टॉर्निक्विट लगाइए. टॉर्निक्विट आप लगाएंगे तो वेन्स प्रोमिनेंट हो जाएंगी. देखो यहाँ पे वेन प्रोमिनेंट हो जा रही है. इस वेन को लोकेट करिए. लोकेट करने के बाद अच्छा वेन को आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं? फोर आर्म पे देख सकते हैं. ये फोर आर्म है. बैक ऑफ द हैंड, ये बैक ऑफ द हैंड है. और क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल फोसा, दिस वन इज द क्यूबाइटल फोसा. यहाँ पे भी वेन बहुत प्रोमिनेंट होती है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट अगर टर्न करता है या फ्लेक्स करता है तो उसमें वो कैनुला डिस्प्लेस हो सकता है. ये टॉर्निक्विट लगाया हुआ है. इससे वेन उसके बाद अल्कोहल स्वैप से आप स्वीप करेंगे. स्वीप करने के बाद उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे. फिर कैनुला इंसर्ट करेंगे. कैनुला इंसर्ट करने का तरीका है 30 टू 45 डिग्री पे एंगल पे आप वेन में इंसर्ट करेंगे. पॉप, एक फील ऑफ पॉप, एक रेजिस्टेंस फील होता है. जैसे कैनुला अंदर वेन के अंदर जाती है तो एक रेजिस्टेंस फील होता है. वो रेजिस्टेंस फ्री हो जाता है बाद में जैसे ही वो नीडल इंसर्ट होती है. तो उसको आप क्या करेंगे कि अब स्टिलेट को जो नीडल है उसको बाहर निकाल लेंगे. कैथेटर को पूरा इंसर्ट कर देंगे. ये देखिए 30 टू 45 डिग्री पे हम कैनुला को इंसर्ट करते हैं. पुश द कैनुला फॉरवर्ड टुवर्ड द 2 millimeter, रिमूव द नीडल फुल्ली एंड पुश द रेस्ट ऑफ कैनुला इन. पुट द एडहेसिव टेप टू फिक्स द कैनुला एंड डिस्पोज द नीडल. कनेक्ट द आईवी ट्यूबिंग. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कैनुला लगाने के बाद आप आईवी ट्यूबिंग को कनेक्ट करेंगे. वंस इट इज कनेक्टेड, स्लोली ओपन द आईवी लाइन एंड पुट द टेप ऑन द ट्यूबिंग सो दैट इट स्टे इन द प्लेस. ये आईवी ट्यूबिंग का कनेक्शन है. कैनुला इंसर्ट हो गया यहाँ पे और उसके बाद आईवी ट्यूबिंग को भी फिक्स करेंगे ताकि वो डिस्प्लेस ना हो. If you notice swelling, stop the fluid and remove the cannula immediately. Swelling का मतलब क्या है? अगर आईवी फ्लूइड टिश्यू के बाहर जा रहा है, आईवी वेन के बाहर जा रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे स्वेलिंग होने लगती है. तो हमें तुरंत उस कैनुला को बाहर निकालेंगे और फिर से दूसरी जगह पे हमें री इंसर्ट करेंगे कैनुला को. नाउ प्रोसीड टू एडमिनिस्टर द आईवी फ्लूइड. रेगुलेट द ड्रॉप्स पर मिनट. बहुत इंपॉर्टेंट है. आप फास्ट चलाना है, स्लो चलाना है, डिपेंड्स ऑन द नीड, किस कैसा नीड है. काउंट द ड्रॉप्स पर मिनट एंड सेट द ड्रॉप्स पर मिनट बाय रोलर नॉब. ये रोलर नॉब है, इससे हम रेगुलेट करते हैं कि कितने मिनट पर मिनट कितनी ड्रॉप्स को इन्फ्यूज करना है. कैलकुलेट द ड्रिप रेट. ड्रिप रेट इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करने के लिए. नंबर ऑफ द ड्रॉप्स इंटरिंग द फिलिंग चैम्बर ईच मिनट. हर एक मिनट में कितने ड्रॉप्स ड्रिप चैम्बर में आ रहा है उसको कैलकुलेट करना होता है. ड्रिप रेट इज सेट मैनुअली एंड डिटरमाइन द स्पीड एट विच द फ्लूइड इज इन्फ्यूज्ड. इट इज कैलकुलेटेड एज फर्स्ट कैलकुलेट द ml पर आवर. कितना 1 लीटर बैग है अगर NS का और टू बी गिवन ओवर द 8 आवर, 8 आवर्स के अंदर देना है. इसका मतलब है कि 1000 ml इज गिवन इन 8 आवर्स, दैट इज 125 ml पर आवर. पर आवर कैलकुलेट हो गया 125 ml पर आवर, यानी 60 मिनट्स में 125 ml इन्फ्यूज होना है. तो पर मिनट हम कैलकुलेट करेंगे. पर मिनट कितना आ जाएगा? 2 ml, अप्रोक्सीमेटली 2 ml पर मिनट. और 1 ml मेक्स how many drops? 20 drops. 1 ml makes 20 drops. इसका मतलब है कि 20 drops in 1 minute infusion चाहिए. Monitor your patient for any sign of ADRs. Check your patient for
अब आईवी अगर फ्लूइड चल रहा है तो आपको क्या क्या मॉनिटर करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्ट हार्ट रेट क्या है, पेशेंट का रिस्पिरेटरी रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना बढ़ रहा है या और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो ऐसे केसेस में आईवी फ्लूइड का जो मात्रा जा रहा है, जो 20 ml पर मिनट जा रहा है, उसको रेगुलेट करना पड़ता है। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है आईवी फ्लूइड चलाते समय उसको हाइपोथर्मिया हो जाए, यानी कोल्ड सेंसेशन होने लगे। रिपोर्ट एनी साइन एंड सिम्टम्स, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे एलिवेटेड हार्ट रेट, अब हार्ट रेट बढ़ गया, बहुत ज्यादा टैकीकार्डिया हो गया, यानी मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो गया। रिस्पिरेटरी रेट नॉर्मली 16 to 18 होता है, इससे ज्यादा हो गया। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, मान लो CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का केस है, उसमें आईवी लाइन बहुत ही फास्ट जा रहा है, तो ऐसे केसेस में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक हो रहा है, कोई इंजेक्शन ऐसा दे दिया गया जिसकी वजह से बहुत ही सेवियर रिएक्शन हो रहा है, एनाफाइलेक्सिस हो गया। ऐसे केसेस को हमें तुरंत रिपोर्ट करना पड़ता है अपने कंसल्टेंट को, जो ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं उनको कांटेक्ट करना होता है। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाइपरथर्मिया हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ऐसे केसेस को तुरंत रिपोर्ट करना पड़ता है ड्यूरिंग द आईवी इन्फ्यूजन। जब आप आईवी इन्फ्यूजन देते हैं पेशेंट को, तो इन सब चीजों को मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी होता है। वार्निंग क्या है, नेवर अटेम्प्ट टू एडमिनिस्टर एंड आईवी इफ यू हैव नॉट बीन ट्रेंड, अगर आप ट्रेंड नहीं है तो आईवी ऐसे नहीं देना चाहिए, बिना ट्रेंड हुए नहीं देना चाहिए। हो सकता है आप गलत इंजेक्शन दे दें, हो सकता है बहुत अधिक मात्रा में दे दें, डोज ना पता हो, तो ट्रेनिंग मस्ट बी डन बिफोर द आईवी इन्फ्यूजन गिवन। इफ अनक्लियर अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन, अगर प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर ने कोई ऐसी दवा लिखी है जो बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हैं कुछ और डॉक्टर ने लिखा है कुछ और आपने उसको दे दिया, तो ऐसे केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, लाइफ को रिस्क पहुंच सकता है। तो अगर कोई भी अनक्लियर है, कोई भी डाउट है, तो ऐसे केसेस में तुरंत कंसल्टेंट या ट्रीटिंग डॉक्टर से जा करके आपको पूछना होगा, पूछने के बाद उसको क्लियर करने के बाद ही देना होगा। मेकिंग ए मिस्टेक कुड काज ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, अगर आपसे कोई एक गलती होती है तो उससे किसी का जीवन को खतरा पहुंच सकता है। वेस्ट डिस्पोजल ड्यूरिंग द प्रोसीजर, अब ये आईवी सेटिंग, आईवी इन्फ्यूजन आप कर रहे हैं, उसके बीच में जितना भी वेस्ट निकल रहा है, ग्लव्स निकल रहा है, प्लास्टिक की बॉटल्स निकल रही हैं, आईवी ट्यूब्स सेटिंग सेट्स निकल रहे हैं, कैनुला जो यूज हुआ है वो आफ्टर यूज उसको डिस्पोज कहाँ करना है, सिरिंजेस हैं, नीडल हैं, इनको हम रेड बिन में डालते हैं। आप लोग ये जानते होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिन आर केप्ट इन द वार्ड फॉर डिस्पोजिंग द डिफरेंट मटेरियल्स। तो जैसे आईवी बैग्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स है, आईवी ट्यूब सेट्स है, कैनुला है, सिरिंजेस विदाउट नीडल, नॉट विद नीडल, नीडल को नीडल हब कटर से कट करके सिरिंजेस को और ग्लव्स को हम रेड बिन में डालते हैं। सिरिंजेज विद फिक्स नीडल, जैसे इंसुलिन सिरिंज है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज है, उसमें फिक्स होता है, नीडल फिक्स होता है, तो ऐसे को व्हाइट बिन में डालेंगे। ऑल ब्रोकन ग्लासवेयर्स, कांच के कुछ एम्पुल्स हैं, वायल्स हैं, इनको हम ब्लू बिन में डालेंगे। स्वैब स्वाइल्ड विद ब्लड, जो आपने पंक्चर किया, ब्लड आ गया, उसको आपने स्वैब से पोछा तो उसमें क्या हो गया, वो स्वाइल्ड हो गया ब्लड से, या ब्लड बैग वगैरह हो तो उसको हम येलो बिन में डालेंगे। अब हम आते हैं आईवी फ्लूइड्स पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, बिकॉज आईवी फ्लूइड जो भी है पैरामेडिकल स्टाफ, ये आईवी फ्लूइड उनको करना ही होता है। बॉडी वाटर कंपार्टमेंट, बॉडी वाटर दो, पूरे बॉडी 70% ऑफ द बॉडी इज वाटर। दिस बॉडी इज वाटर कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू वॉल्यूम, इंट्रासेलुलर वॉल्यूम एंड एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम। इंट्रासेलुलर मीन सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो भी वाटर है वो हमारा इंट्रासेलुलर वाटर कहलाएगा। वो टोटल बॉडी वेट का 2/3 पार्ट होता है। सपोर्ट है कि अगर 70 kg का पेशेंट है या 100 kg का पेशेंट है, तो 2/3 कितना होगा, या 90 kg का ले लो, 90 kg का तो 60 kg जो वाटर होगा वो इंट्रासेलुलर होगा,
रिमेनिंग 30 केजी 30 लीटर जो होगा वॉल्यूम वो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम फर्दर डिवाइडेड इनटू इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर, वेस्कुलर मीन वेसल्स, वेसल्स मीन वेन, आर्टरीज, कैपिलरीज जितनी भी हैं, इनके अंदर जो भी है इनको हम प्लाज्मा वॉल्यूम कहते हैं। तो इंट्रावेस्कुलर, वेसल्स के अंदर, वेन एंड आर्टरीज के अंदर जो भी फ्लूइड है दैट इज इंट्रावेस्कुलर। इसके बाहर जो है और सेल के बीच में, सेल और सेल और वेन के बीच में जो भी फ्लूइड है वो एक्स्ट्रावेस्कुलर है। जैसे उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो सकता है एंड अदर फ्लूइड्स हो सकता है, अदर्स में लिम्फेटिक फ्लूइड्स भी हो सकते हैं। इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी, this is your important part. Intravenous fluid therapy may consist of infusion of crystalloids, colloids or combination of both. किसी पेशेंट को क्रिस्टलॉइड की जरूरत होती है, किसी पेशेंट को कोलाइड की जरूरत हो सकती है, और किसी किसी पेशेंट में दोनों की जरूरत हो सकती है। तो क्रिस्टलॉइड्स क्या है, कोलाइड्स क्या है, यह भी हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। तो क्रिस्टलॉइड्स क्या है? Crystalloids, clear fluid made up of water and electrolytes. Solutions will cross the semi-permeable membrane. ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल से इंडोथेलियल लाइनिंग होती है, इंडोथेलियल लाइनिंग की जो सेल्स होती हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो जो भी सेल्स होती हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, उनके बीच में सेल की कवरिंग जो होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो क्रिस्टलाइट्स विल क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और क्रिस्टलाइट्स वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का होता है, बहुत ही क्लियर फ्लूइड होता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? ग्रुप एज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? आइसो मीन सिमिलर, टोन मीन टोनिसिटी, मोलरिटी, सिमिलर मोल यानी सिमिलर कंसेंट्रेशन, जो प्लाज्मा का कंसेंट्रेशन है यानी ब्लड वेसल्स के अंदर जो कंसेंट्रेशन है वही कंसेंट्रेशन हमारा फ्लूइड का होता है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि प्लाज्मा के कंसेंट्रेशन से ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा, जो हम बाहर से फ्लूइड देने जा रहे हैं, क्रिस्टलाइट देने जा रहे हैं, उसका कंसेंट्रेशन हमारे प्लाज्मा के कंसेंट्रेशन से अधिक होगा, ये हाइपरटोनिक हुआ। हाइपोटोनिक प्लाज्मा के कंसेंट्रेशन से कम होगा और इसको हाइपोटोनिक कहेंगे। एग्जाम्पल में देखो, नॉर्मल सेलाइन है, नॉर्मल सेलाइन 0.9%, 0.9% इज आइसोटोनिक टू द प्लाज्मा, this is normal saline. And 3% saline solution, 3% saline solution is hypertonic, hypertonic 3% है, 0.9% यानी 1% से भी कम है, 0.9% is isotonic and 3% normal saline is डेक्सट्रोज सोल्यूशन। डेक्सट्रोज सोल्यूशन में आप लोग सुने होंगे D5 लगा दो, D10 लगा दो, D25 लगा दो, D20 लगा दो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेक्सट्रोज सोल्यूशन आता है जिसकी अलग अलग नीड पे हमको जरूरत होती है। सपोज दैट हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है, कितना हाइपोग्लाइसीमिया है, या डायबिटीज का पेशेंट है, इंसुलिन लिया, खाना भूल गया, खाना नहीं खाया, ऐसे केसेस में क्या होगा? इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया क्रिएट हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट जैसे हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा उसको बहुत से सारे सिम्टम्स आएंगे, स्वेटिंग होगा, पल्पिटेशन होगा, घबराहट होगी, उसको बेचैनी सी होगी, हो सकता है कि शॉक में चला जाए। तो ऐसे पेशेंट को डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन देते हैं। अब कितना उसका ग्लूकोज लेवल है वो हम तुरंत आरबीएस करते हैं, रैंडम ब्लड सैंपलिंग करते हैं, रैंडम ब्लड शुगर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कितना है। उस हिसाब से D5 की जरूरत हो सकती है, D10 की जरूरत हो सकती है, D20 यानी डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 10%, डेक्सट्रेट 20% एंड डेक्सट्रोज 25%। अस्थमेटिक पेशेंट आता है, स्टेटस अस्थमेटिक का पेशेंट आता है, उसमें भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है, D25 लगा देते हैं। इसी तरह से दूसरा एक सोल्यूशन है डीएनएस, यानी ये भी क्रिस्टलाइट्स है। क्रिस्टलाइट्स में आपका नॉर्मल सेलाइन हो गया, डेक्सट्रोज सोल्यूशन हो गया, डीएनएस हो गया। डीएनएस का क्या मतलब है? डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, यानी इसमें डेक्सट्रोज भी होगा और नॉर्मल सेलाइन होगा। नॉर्मल सेलाइन का मतलब 0.9% नॉर्मल सेलाइन होगा, यानी नॉर्मल सेलाइन का मतलब NaCl, एंड डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज 5% होगा। रिंगर लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट इज आल्सो ए क्रिस्टलाइट्स। आइसोलाइट पी, ये पीडियाट्रिक सोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है, इसको हम ज्यादातर पीडियाट्रिक यूज करते हैं। क्रिस्टलाइट समझ में आया?
क्रिस्टलाइट। पॉइंट नाइन डिस्कस करेंगे। 0.9% नॉर्मल सलाइन। 0.9% नॉर्मल सलाइन कंटेंस सोडियम 154 मिलीमोल पर लीटर, ये इसकी मोलरिटी है। क्लोराइड 154 मिलीमोल पर लीटर, यानी NaCl का सोल्यूशन है जो कि प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के बराबर है। इसका मतलब है ये आइसोटॉनिक सोल्यूशन है। तो इसकी टोटल ऑस्मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर। पीएच कितना है? 6 है। आइसो ऑस्मोलर कंपेयर टू द नॉर्मल प्लाज्मा, ये नॉर्मल प्लाज्मा के आइसोमोलर है, दैट इज आइसोटोनिक है। इंडिकेशन कहां कहां जरूरत पड़ सकती है? इंट्रावेस्कुलर रिससिटेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सॉल्ट लॉस। मान लो कि किसी पेशेंट को डायबिटिक चल रहा है या किसी पेशेंट में साल्ट का लॉस है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, ऐसे केसेस में सोडियम क्लोराइड का बहुत ही लॉस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में इंट्रावेस्कुलर रिससिटेशन जब करते हैं तो NaCl का यूज करते हैं, और वो NaCl आपका आइसोटॉनिक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल डायरिया मैंने लिखा है, वोमिटिंग है, ऐसे केसेस में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आल्सो फॉर डाइल्यूटिंग द पैक्ड RBCs प्रायर टू ट्रांसफ्यूजन, किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसको RBC को डाइल्यूट करने के लिए भी यूज करते हैं। आइसोटॉनिक है, इस वजह से यहाँ पे RBC का हिमोलाइसिस नहीं होगा, या अगर ये हाइपरटॉनिक होता तो RBC हिमोलाइज हो जाती। अदर यूजेस ऑफ NaCl इज यूज्ड इन डाइल्यूटिंग द ड्रग्स। ड्रग्स को जो इंजेक्शन वगैरह को डाइल्यूट करते हैं तो NaCl में भी डाइल्यूट कर सकते हैं। ये अपने यहाँ जो यूज होता है नॉर्मल बैग है कंटेनिंग द नॉर्मल सलाइन, दैट इज 0.9%। नेक्स्ट वन इज 3% सलाइन। 3%, 0.9% और 3%, बहुत अंतर है। कितने गुना अंतर है? 3 times, more than 3 times. It means it is not isotonic, it is hypertonic. Contains 3%. 3% saline contains 503 millimole of sodium and chloride each. Total osmolarity is 1026 milliosmol per liter. इसका pH 6 है। नॉर्मल सलाइन जो आइसोटॉनिक है 0.9%, उसका pH 6 है, इसका pH 5 है। इंडिकेशन कहां यूज करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ सेवियर सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया, कोमा एंड सीजर। कोमा एंड सीजर में जब इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं, एबीजी करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम का जहां पे बहुत लॉस हो जाता है, ऐसे केसेस में हम हाइपरटोनिक सलाइन को यूज करते हैं टू रिसिटेट हाइपोवोलुमिक शॉक। डेक्सट्रोज। Next, crystallite is dextrose. Dextrose is 5% dextrose, often written as D5. इसका मतलब D5 का मतलब है 50 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 liter of water. 1 liter of water. It makes total osmolarity of the solution is 250 milliosmol per liter. जब हम 50 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसकी ऑस्मोलरिटी आती है 252 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ऑस्मोलरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये प्लाज्मा से कंपेयर करने के लिए कि क्या ये प्लाज्मा के आइसोटॉनिक है कि हाइपरटॉनिक है कि हाइपोटॉनिक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ऑस्मोलरिटी कैलकुलेशन। रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोलाइट फ्री। इलेक्ट्रोलाइट, इसमें केवल ग्लूकोज है, ग्लूकोज का डिसोल्यूशन होगा तो ग्लूकोज ही रहेगा, सिंगल यूनिट ग्लूकोज हो जाता है। ग्लूकोज कभी इलेक्ट्रोलाइट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसपे इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोलाइट फ्री, दैट कंटेन्स नो सोडियम, नो पोटेशियम, नो क्लोराइड, नो कैल्शियम। There is no any electrolyte in dextrose solution. Again, dextrose is classified under crystallite. Crystallite में आपने देखा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl 0.9% and 3%, and the next one is the dextrose. Dextrose is also grouped as crystallites. ये dextrose का बॉटल है 5D। 5D का मतलब क्या है? 5% ग्लूकोज,
is dissolved in 1 liter of water. Usage of dextrose to maintain water balance in patients who are not able to take anything by mouth, used post-operatively in conjunction with salt retaining fluids, that is saline. जब पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन थिएटर से पेशेंट बाहर आता है उस समय फ्लूइड का लॉस होता है, जितने भी ब्लड का लॉस होता है उस होता है, इसका पीएच 6.5 है। अगर इसके कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो ईच कंस्टिट्यूएंट का मोलारिटी देखिए आप, सोडियम आयन 130 मिलीमोल पर लीटर, क्लोराइड आयन 109 मिलीमोल पर लीटर, लैक्टेट 28 मिलीमोल पर लीटर, पोटेशियम आयन 4 millimole per liter, calcium ion 1.5 millimole per liter. Total osmolarity of ringer lactate is 273 and pH is 6.5. Excuse me. Yes. लैक्टेट इज कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट इन लीवर में जाकर के बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है। लैक्टेट को कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकती है? डिफिसिट इंट्रा ऑपरेटिव फ्लूइड लॉस जो इंट्रा ऑपरेटिव यानी ओटी के अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसमें फ्लूइड का लॉस जो हो रहा है उसमें रिंगर लैक्टेट बेस्ट माना जाता है। सेवियर हाइपोवोल्यूमिया, बहुत फ्लूइड लॉस हुआ है, एक्सीडेंट है, हेमरेजेस है, पीपीएच का केस है, ऐसे में भी रिंगर लैक्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं रिंगर लैक्टेट के लिए? सेवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, लैक्टेट है, पहले ही बताया कि एसिडिक पीएच है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। डोंट गिव विद द ब्लड प्रोडक्ट के साथ अगर देंगे तो क्या होगा? इसका कैल्शियम या साइट्रेट कैल्शियम बाइंड कर जाएगा, एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी ब्लड का। DNS, next crystalloid is DNS, D for dextrose, N for normal, S for saline. That is, it contains both normal saline means sodium chloride as well as dextrose. It contains dextrose as well as 0.9% normal saline. Generally, it contains 0.9% saline and 5% of dextrose. Sodium की osmolarity कितनी होगी? 154, chloride 154 और टोटल 5 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज। टोटल ऑस्मोलरिटी इज 432 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इंडिकेशन अगेन द सेम थिंग, करेक्शन ऑफ फ्लूइड डिफिसिट विद सप्लाई ऑफ एनर्जी। सप्लाई ऑफ एनर्जी का मतलब ग्लूकोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। करेक्शन ऑफ फ्लूइड डिफिसिट विद एनर्जी कंपेटेबल विद ब्लड, ये ब्लड के साथ कंपेटेबल है, यहाँ पे हेमोलाइसिस नहीं होती है। ये डीएनएस का बॉटल है अपने यहाँ। आइसोलाइट पी, ये भी एक क्रिस्टलाइड है, मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, डेक्सट्रोज सोल्यूशन भी होता है और पीडियाट्रिक मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, एसीटेट एंड पीएच इज 3, दैट इज आइसोटोनिक। It is isolite. Iso mean isotonic, light mean electrolyte, P mean pediatric. Pediatric यूज के लिए ऐसा सोल्यूशन जो आइसोटोनिक होगा विथ containing electrolytes.
Different type of electrolyte: sodium, potassium, magnesium chloride, acetate, all these are present in isolate P. Now, after the discussing crystalloids, we move to colloids. Colloids, colloids and crystalloids are very different. Colloids क्या होंगे? Particles होंगे, particles which do not readily cross the semi-permeable membrane. जैसे हमने प्लाज्मा में इन्फ्यूज किया क्रिस्टलाइट्स को, तो वो प्लाज्मा से टिश्यू में जाएगा, टारगेट एक्शन पे जाएगा जहां पे उसको एक्शन देना है, यानी वो मूव कर रहा है, इंट्रासेलुलर मूव कर रहा है, सेल टू सेल मूव कर रहा है, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को वो क्रॉस कर रहा है। लेकिन कोलाइड क्रॉस नहीं करेगा, हीवी मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, तो ये मूव नहीं करेंगे। स्टे ऑलमोस्ट इंटायरली विद इन द इंट्रावेस्कुलर स्पेस, यानी जिस वेन में दे रहे हैं, ब्लड कंपार्टमेंट में दे रहे हैं, वो वहीं पे पड़ा रहेगा, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने से क्या होगा कि फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहेगा, यानी जहां पे फ्लूइड रिससिटेशन की जरूरत होती है वहां पे क्रिस्टलाइट की भी जरूरत पड़ सकती है, सॉरी कोलाइड की जरूरत पड़ सकती है। स्टे इंट्रावेस्कुलर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड कंपेयर टू द क्रिस्टलाइट। क्रिस्टलाइट मूव करेगा, ब्लड से मूव करेगा, तो इसलिए इंट्रावेस्कुलर से वो एक्स्ट्रावेस्कुलर में चला जाएगा और इंट्रासेलुलर भी पहुंच सकता है। Leak out at the intravascular space when capillary permeability significantly changes. सपोर्टेड सेवियर ट्रॉमा का केस है, सेप्सिस है। सेप्सिस में क्या होता है? बहुत ही सेवियर इन्फेक्शन होता है, पूरे ब्लड में ही इन्फेक्शन हो जाता है। ट्रॉमा, ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, ट्रॉमेटिक इंजरी में कैपिलरीज का डैमेज हो जाना, कैपिलरीज का डैमेज हो जाना यानी अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात ही नहीं है, कैपिलरीज सेपरेट हो चुकी हैं। तो कैपिलरीज सेपरेट हो चुकी है तो वहां से फ्लूइड लीक करेगा, यानी कोलाइड लीक कर सकता है। लीक आउट एट इंट्रावेस्कुलर स्पेस व्हेन द कैपिलरी परमेबिलिटी सिग्निफिकेंटली चेंजेस इन केस ऑफ ट्रॉमा एज वेल एज सेप्सिस। बिकॉज ऑफ देयर जिलेटिनस प्रॉपर्टीज दे कॉज प्लेटलेट डिसफंक्शन। प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है क्लॉट होने के लिए, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन में ये बहुत हेल्प कर देता है, गड़बड़ कर देता है। प्लेटलेट डिसफंक्शन में बहुत, प्लेटलेट डिसफंक्शन कर देता है, क्यों? जिलेटिनस प्रॉपर्टीज है, यानी वो प्लेटलेट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और वहां पे इंटरफेयर विद द फाइब्रोनोलाइसिस। कोई फाइब्रिन बना है, कोई क्लॉट बना है, तो उसको डिजॉल्व होने से रोकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इंटरनल क्लॉट्स, इंटरनल थ्रोम्बस बन सकता है। Thus they can cause significant coagulopathy in large volume। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में हम कोलाइड देते हैं तो वहां पे कोगुलोपैथी, कोगुलोपैथी मीन कोगुलेशन पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजी इन कोगुलेशन पाथवे, जो भी हमारा क्लॉट बन रहा है उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी क्लॉट बना देगा, क्लॉट के डिसोल्यूशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोलाइड्स आर टू टाइप्स, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। नेचुरल इज वन एल्ब्यूमिन, सब लोग जानते हैं, मोस्ट कॉमन ब्लड प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन। आर्टिफिशियल में जिलेटिन है एंड डेक्स्ट्रॉन है। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड रिक्वायरमेंट, अब कितना फ्लूइड हमें देना है किसी पेशेंट को, यानी कोई पेशेंट सपोज दैट कि 70 किलो का पेशेंट है, 70 किलोग्राम उसका बॉडी वेट है, तो 4 to 1 एक रूल है, 4 to 1 याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4 ml पर kg पर आवर फॉर फर्स्ट 10 kg ऑफ द बॉडी वेट। सपोज दैट मैं 70 किलो का हूं, तो 10 किलो वजन पहले कैलकुलेट कर लो। 10 किलो वजन में 4 ml पर kg के हिसाब से देना है। 1 किलो वेट के लिए 4 ml, तो 10 किलो वेट के लिए 40 ml हो गया। नेक्स्ट 2 ml पर kg पर आवर इन सेकेंड 10 kg। अब बचा कितना मेरा वजन? 60 किलो बचा। 60 किलो में से 10 किलो और ले लो, 10 किलो में 2 ml पर kg के हिसाब से देना है, तो 10 दूनी 20 ml, यानी 40 ml फर्स्ट 10 kg के लिए एंड 20 ml फॉर सेकेंड 10 kg के लिए। रिमेनिंग कितना बचा? 50 kg। 70 किलो का मैं था, 10 किलो पहले 4 ml के हिसाब से लिया, 40 ml हो गया, फिर 10 किलो लिया 20 ml के हिसाब से, सॉरी 2 ml पर kg के हिसाब से, तो 10 दूनी 20 ml हो गया। रिमेनिंग 50 kg में बचा अभी।
रिमेनिंग 50 kg में लिख रहा है 1 ml पर kg के हिसाब से, तो 50 kg 50 ml, यानी टोटल मेंटेनेंस वॉल्यूम फॉर ए 70 kg पेशेंट इज 40 + 20 + 50. If you calculate this, it comes 110 ml per hour. यानी हर घंटे 110 ml पर आवर देना होगा 70 kg के पेशेंट को आईवी फ्लूइड. डिफिसिट, कितना फ्लूइड की कमी है इस पेशेंट में, कितना, जैसे डिहाइड्रेशन का केस है, पोस्ट ऑपरेटिव केस है, नील पर ओरल है, कुछ भी नहीं खाना दिया गया है 8 आवर्स से, तो उसमें फ्लूइड की डिफिशियंसी हो जाती है. तो ये डिफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये डिफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है कि डिफिसिट मीन डिफिशियंसी ऑफ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, जो 8 घंटे से कल रात से खाना नहीं खाया है, फास्टिंग, मान लो पीपी चेक करना है, या मान लो कि कोई सर्जरी करना है, तो वो पेशेंट को हम नील पर ओरल कर देते हैं कि आपको आज शाम से खाना नहीं खाना है, कल आपका सुबह ऑपरेशन होगा. ठीक, तो अब ऐसे केस में ऑपरेशन होगा तो पानी खाना पीना सब बंद है उसका, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसका फ्लूइड का डिफिशियंसी हो जाएगी. तो ऐसे केसेस में फ्लूइड को डिफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ आवर्स पर नील पर ओरल, यानी ओरली वो कितने घंटे से कुछ नहीं लिया है, तो वो नंबर ऑफ आवर्स 8 घंटे मान लो. मेंटेनेंस फ्लूइड 70 kg का मैं था, आपने मेरे लिए कैलकुलेट किया कि 110 है, 110 आया, और 8 आवर्स से मैं फास्टिंग पे हूँ, सपोर्टेड मैं, मेरी कल सर्जरी होने वाली है, तो 8 आवर्स से मैंने कुछ नहीं खाया पिया, तो 8 आवर्स इंटू 110 नॉर्मल पे 70 kg के लिए था, वो फास्टिंग नहीं था, नील पर ओरल नहीं था, तो 110 इंटू 8 आवर्स यानी 880 ml, ये टोटल डिफिसिट है. टोटल ऑपरेशन के लिए पेशेंट जा रहा है, 70 किलो का पेशेंट था, उसको 8 घंटे के लिए फास्टिंग पे रखा गया था, तो टोटल फ्लूइड कितना उसको हम इन्फ्यूज करेंगे, ये 880 ml हुआ. इसमें 880 ml का आधा यानी 440 ml, 440 ml फर्स्ट आवर में, फर्स्ट आवर पहला 1 घंटा जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें 440 ml इन्फ्यूज करेंगे. इन्फ्यूजन का ड्रिप रेट बताया था, 1 मिनट में 20 ml, 20 ड्रॉप्स यानी 1 ml, तो स्पीड बढ़ाएंगे हम, पर मिनट 20 ड्रॉप्स की जगह 40 ड्रॉप्स, 40 ड्रॉप्स की जगह 80 ड्रॉप्स करेंगे, फास्ट करेंगे. ठीक, तो 1/4 ईच इन नेक्स्ट आवर, तो आधा 880 ml का आधा पहले घंटे में, और नेक्स्ट जो 2 घंटे बच रहा है उसमें 1/4 ईच, 1/4 1 घंटे में और नेक्स्ट 1/4 1 घंटे में. समरी, टोटल अभी आपने जो भी पढ़ा उसको समराइज करेंगे. इंट्रावेनस थेरेपी इज द इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड डायरेक्टली इनटू द वेनस सर्कुलेशन. Check fluid bag for type of fluid, expiry date of fluid, port for injection, gathering your supplies before the insertion of cannula, IV stand, fluid bag and cannula drip set, gathering of gloves, tourniquet, adhesive tape, alcohol swab, look for the vein to insert the cannula and connect IV tubing, regulate drops per minute, monitor the patient for any sign of adverse drug reactions. Most most commonly used IV fluid is RL, rich in sodium, NS and normal saline and DNS, rich in potassium isolate P, glucose free RL, NS, 3% saline, sodium free dextrose, potassium free NS, DNS and dextrose, can correct acidosis directly by using the ringer lactate as well as isolate P. Thank you.